राजनीति आपको जानना है तो राजनीतिक शास्त्र पढ़ लो। क्या पढ़ना है? राजनीति शास्त्र पढ़ लो। इतिहास जानना है किसी चीजों के बारे में, इनका क्या इतिहास रहा है, तो इतिहास पढ़ लो। जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मिलकर या चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना। नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, खा पी के टकाटक हो गए। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है ना, एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम शानदार होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप लोग सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटी भी बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चा इसको राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं। उसी का आज हम लोग पहला अध्याय देखने वाले हैं। बच्चा लोग, पहला अध्याय क्या है? तो पहला अध्याय आप लोग का क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस अध्याय को इतने जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे, इतने जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे कि एग्जाम तक आपको याद रहेगा। एग्जाम तक नहीं, सदा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तब ना हुआ मजे की बात। अब एग्जाम के बाद भूल जाइएगा तो फिर आगे वाला जो परीक्षा होगा ओकरा में कैसे होगा? भैया एसएसटी पेपर है, और एसएसटी पेपर जिंदगी में जब तक नौकरी हो जाए तब तक ही नहीं छोड़ता है। नौकरी की जिंदगी जब तक नहीं खत्म हो जाए तब तक ही नहीं छोड़ता है, क्योंकि हर चीज यहीं में सीखना पड़ता है। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना पॉलिटिकल साइंस, आज आपको पता चलेगा नेता लोग का जो है इधर उधर कैसे वैसे होता है, नेता कैसे बना जाता है, हमारा समाज जो है किस प्रकार समाज पे सरकार का प्रभाव रहता है, किस प्रकार से हमारे समाज पे जो है सरकार जो है सत्ता चलाती है, कैसे हम लोग सत्ता में साझेदारी ले सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इसी अध्याय में हम लोग जानने वाले हैं। मेरे दोस्त, आप लोग को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कर देना है। आज फर्स्ट टाइम हम बोले हैं लाइक करने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? कि भैया एसएसटी जो पढ़ते हैं ना, बहुत सारे विद्यार्थी को एसएसटी समझ में नहीं आता, उनको भेजिए मेरे पास। हाँ, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे शेर शेरनियों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ये बता दें कि पढ़ने वाले हैं। देखो, इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से लिया जाता है ये हम लोग जानने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म, ठीक है? धार्मिक राजनीतिक जो होता है, धर्मनिरपेक्षता, नारीवाद, गठबंधन, यही सब इस अध्याय में हम लोग जानने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या करना है? इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, और कमेंट जाके भर देना है कि सर कितना मजा आया पढ़ने में। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना, मेरे अंदर वो एनर्जी आती है जो दवा पीने के बाद भी लोगों के अंदर नहीं आती है कि नहीं जी? आ जाओ। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में, आ जाओ बच्चा, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? मजा आएगा, बिना मजा आए क्लास को पढ़ने में क्या मजा आएगा? और जब तक मजा नहीं आएगा, आपको पता है ना, आपके आर्यन सर, ठीक है, छोड़ते नहीं है। साइंस हो या सोशल साइंस, सब में मजा से पढ़ाते हैं और मजे के साथ बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, किताबी चीजें अलग है, ठीक है, और हम लोग का सोचना कुछ अलग लेवल का होता है। अगर हम किताब में, सब कुछ तो किताब में दिया हुआ है भैया, लेकिन हम किताब पढ़ के समझ पाते हैं? नहीं, हमको अपने भाषा में चाहिए, जो हम लोग घर में जैसन बोलते हैं, रे खाना लाओ, इस भाषा को हम समझ गए, कह रहा खाना लाने के लिए, भूख लगा है, तो ये भाषा जो समझ रहे हैं ना, उसी भाषा में अगर हम आपको समझाएंगे तो बोलो बच्चा लोग की समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे सर बिल्कुल आएगा समझ में। आ जाओ भाई, यहां से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जो पॉइंट लेते हैं यहाँ पे लोकतंत्र का, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देख लो, हम लोग क्या लेंगे? लोकतंत्र। अध्याय का नाम जो है, सबसे पहले तो अध्याय को हम समझाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे कि भैया ये लोकतंत्र कहते किसको है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई, लोकतंत्र। लोकतंत्र भाई, हाँ। अब देखो बाबू लोग, तू लोग यहाँ पे बढ़िया से समझिए, इधर उधर ना करिए, आराम से सारा चीज आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझे कि नहीं? आ जाओ, लोकतंत्र किसको कहते हैं? अगर हम भाषा में लिखें, दो तरह से इसका लिख सकते हैं। अगर हम लोग भाषा में इसका लिखें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वैसा शासन व्यवस्था लिख सकते हैं, वैसा शासन व्यवस्था
शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का और लोगों के लिए या लोगों के द्वारा बोल सकते भी हैं, लोगों के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे बच्चा लोग? लोकतंत्र कहते हैं। अब देखो, एक थे अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन थे। उसने कहा था, लोकतंत्र का उसने परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया था, जनता के लिए और जनता के द्वारा। अभी तक आप लोग को बच्चा पार्टी कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, हमको पता है। देखो, अब बहुत सारे बच्चा होशियारो होता है, किसी का कोई बच्चा जो है धीरे धीरे समझता है। भूसकोल उसको मत बोलिए, कुछ बच्चा जो है कंफ्यूज रहते हैं, कुछ चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। वैसे बच्चे के लिए हम समझाना चाहते हैं। हालांकि जो तेज तराक होगा तो समझ ही गया होगा, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है, छोटा बड़ा प्यारा नन्हा मुन्ना चुन्ना सबको, ठीक है, सबको साथ लेके चलना। अब यहाँ पे लिखे वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जो है लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, याद रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत। क्या है? भारत है। और आजादी के बाद से ही भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ और धीरे धीरे ये शासन व्यवस्था लोगों को भी अच्छा लगने लगा। अब इसमें बच्चा पार्टी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता क्या क्या है? देखो, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में कहते हैं एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। अब डायग्राम के अनुसार हम लोग समझेंगे, एक प्रतिनिधि होते हैं, ये नेता हो गया, समझो बात को समझो, और यहाँ पे एक जनता हो गया, भाई जनता हो गया। अब यहाँ पे एक ही नेता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नेता है। और ये जो नेता है बच्चा, ये जो नेता है, ये कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा वोट मांगने के लिए, ठीक है, इसके पास जाएगा क्या? वोट मांगने के लिए। और वोट हम लोग उसी को देते हैं जो हमारे लिए सही काम कर सके, सही हो, जिसका व्यक्तित्व सही हो, जो लगे कि भाई हमारे लिए अच्छे कर सकते हैं, उसी को वोट देंगे, जाहिर सी बात है। तो भैया जिसको जनता अधिक वोट दिया, अधिक बहुमत मिला, अधिक वोट बोले तो अधिक बहुमत मिला, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन गया? वो बन गया सरकार। क्या बन गया? वो बन गया सरकार। उसको हम लोग चुने। और ये जो सरकार है बच्चा पार्टी, ये किसके लिए? लोगों के लिए, मतलब जनता के लिए जन कल्याणकारी काम करेंगे। कौन सा? जन कल्याणकारी काम करेंगे। किसके लिए? जनता के लिए। ये मेरे लिए ही काम करेंगे, मतलब ये जनता के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। तो वैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से होता है, जो नेता हमारे लिए काम नहीं करते हैं उसको हम वोट नहीं देते हैं, जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं उसको हम दोबारा वोट नहीं देते हैं, दोबारा मौका नहीं देते हैं। जो अच्छे होते हैं, जो लगता है जो सरकार अच्छी चल रही है, इसलिए हम ही लोग चुनते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता
का ही सरकार होता है। और इसका जो अगर पूछ दे, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, जो भी बोर्ड के द्वारा जो भी शासन व्यवस्था होता है सत्ता वाला, वो 5 साल का ही होता है। कार्यकाल कितना? 5 साल का। याद रखिएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुखिया हो या सरपंच हो, समिति हो, जो भी है, ठीक है, सबका कार्यकाल 5 वर्ष। और यहाँ पे एक प्रश्न और आया था वोट देने की बात। अगर वोट देने की बात आया तो बच्चा, वोट देने की जो उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष अगर आपकी उम्र है तब आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। 18 वर्ष के बाद आप होशियार हो जाते हैं, ठीक है। चलो भैया, ये चीजें समझ में आया। अब बताओ लोकतंत्र समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया होगा। अरे भैया, हमको पता है, हमको पता है कि हम एक चीज को 50 बार समझाएंगे, लेकिन जब तक नहीं हर बच्चा सेटिस्फाई होंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। बच्चे अगर समझ जाते हैं तो मजे मजे, ठीक है। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र का हमने लिखा, लोकतंत्र को लिखा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरी शब्द में मैंने लिखा यहाँ पे या करके, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को हम लोग क्या करते हैं? मत देकर, मत बोले तो बेटा क्या? वोट, ठीक है, मत बोले तो वोट, मतदान जो होता है, ठीक है, देकर अपना क्या करते हैं? प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ठीक है। इसमें इसी को बोला जाता है लोकतंत्र। अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देंगे, लोकतंत्र जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का जो अर्थ होता है जनता, लोक का अर्थ क्या होता है? जनता। और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जनता का शासन को क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र को जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है मेरे भाई? सुन लो। एक लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हम चाहें तो किसी सरकार को बना सकते हैं और किसी सरकार को बिगाड़ सकते हैं। चाहे 5 साल का जो कार्यकाल होता है, अगर हम लोग चाहेंगे कि ई सरकार को हटाना है तो जब मर्जी तब हम हटा सकते, लेकिन आधा बहुमत चाहिए हटाने के लिए, ठीक है, आधा से अधिक। भारत जो है बेटा, भारत जो है लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र शासन है। भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश भारत है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख रही है दादी माँ जो है क्या कर रही है? वोट दे के आ रही है। कहानी समझना मेरे दोस्त, क्योंकि हर चीज को बारीक तरीके से समझेंगे तब जाके मजा आएगा। और ये जो आप लोग का पीपीटी जो है, पीडीएफ जो आप लोग को मिलेगा, हालांकि अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरे भाई टेलीग्राम जाओ, ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको माइंड मैप मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, और अब कब कब आप लोग की क्लास होती है वो सारा चीज आप लोग को वहां पे मिल जाता है। तो मेरे दोस्त जाओ वहां पे, लूटो लूटो नहीं, जाके पढ़ो, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लेना है। बाकी आप लोग देखो, आप लोग क्या करना, इस वीडियो पे मैं कमेंट करने के लिए बोल रखा हूँ, तो आप लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एकदम इस तरह के नोट्स हम आपके लिए लाए हैं, इस तरह से बनाए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें लगेगी आपको कि छूट रहा है ना, कुछ कुछ चीज़ें लगेगी, हालांकि वो इसे काम की भी नहीं थी जिसे हमने नहीं लिया है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम ले लिए जिसमें वो मर्ज हो गया होगा, क्वेश्चन हम इसमें ले लिए हैं। साथ ही आपके लिए जो आगे का जो क्रैश कोर्स आने वाला है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं सर ये चीज़ें छूट गई, तो मेरे भाई हम छोड़ने में से हैं ही नहीं, ठीक है, छोड़ना चाहते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सही समय पे आपको वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस अध्याय में भी 1-2 पॉइंट्स छूटा है, ज़्यादा नहीं, उसको हम क्वेश्चन में ले ही लिए हैं, तो उसको छोड़ना नहीं कहा जाए। इसलिए पहले आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए तब जाके राय दीजिए अपना, ठीक है। अब देखो दादी माँ जो है, शुरू से कहानी समझना, दादी माँ जो है वोट दे के आ रही है। जब बाबू आप वोट देने जाओगे ना तो यहाँ पे काला सनक ऐसे करके टीका लगाता है, देखो दादी का हाथ में लगा हुआ है ना, ऐसे लगाता है। कुछ कुछ होशियार आदमी होता है, वो ये जाके ना घस लेता है माथा, मिटा गया, मिट गया तो फिर जाके वोट डाल देता था, ठीक है, फिर जाके वोट डालता था। अब भी वैसा वैसा कांड होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और दूसर बात, एक बात बताते हैं, बिहार है तो बाहर है, और बिहार में सब कुछ तैयार है,
ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जो ये सिविक्स शुरू किए हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप जानिएगा, तभी ना अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, तब जाके मजा आएगा। ओके मेरे भाई, आप लोग साथ रहें और चीज़ों को समझने की हमेशा कोशिश करना मेरे भाई। तो लोकतंत्र किसको कहेंगे, ये बोले थे अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये शब्द किसका था, अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। या करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चा पार्टी। ये इस तरह से भी बोल सकते, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपने स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, मतलब वोट देकर। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। ठीक है, जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जनता का चलता है। बाबू इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र हम लोग ने पढ़ा था किसमें, इतिहास में। किसमें पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था। इतिहास में हमने पढ़ा था राजतंत्र, और राजा के बारे में हमने पढ़ा था, जो पॉपुलर राजा उसके बारे में चर्चा कर लो। कौन थे, लुई 16वां, लुई 16वां। और इनके जो थे, इनमें लुई 16वां थे। और राजतंत्र के ही जुड़ा चीज बताते, इसमें राजा का बेटा, ठीक है याद रखना मेरे बच्चे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ही राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और यहाँ पे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनता है। यहाँ पे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जनता पर शासन करता है, जनता पर शासन करता है। ठीक है, ये हो गया राजतंत्र की कहानी, ये है राजा राजतंत्र। और यहाँ पे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे राजे राजा ही सर्वमान होता है, ये भी समझ लीजिए, ये पॉइंट लिख ही देते हैं, राजा ही सर्वमान होते हैं। राजा जो कह दिया वही होगा, सर्वमान होता होता है। क्या होता है, राजा ही यहाँ पे सर्वमान होता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैसी कुछ बात नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए। हालांकि हम लोग निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट देते हैं, किसी भी नेता को जो है हम नेता लिख देते हैं साफ शब्द में, नेता को हम लोग वोट देके नेता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वोट देके उसको क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और सरकार बनने के बाद जो है वो अपने हिसाब से, वो चाहेगा मनमौजी करना तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, वो नहीं कर सकता। इनको जवाब भी देना पड़ता है जनता को। क्या, जवाब भी देना पड़ता है, इसको जनता को जो है जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जनता को इसको जवाब भी देना पड़ता है, अपने मर्जी से किसी भी प्रकार का ये काम नहीं कर सकता मेरे बच्चे। ठीक है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों का शासन बोला गया है, लोगों का शासन, लोगों का शासन होता है यहाँ पे। और इसको राजतंत्र बोलिए, इसी को प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का जहाँ पे चल रहा है। राजतंत्र शासन व्यवस्था बहुत खराब शासन व्यवस्था है ये। ओके, चलो ये चीज समझ में आ गया। पानी पी लेते हैं।
तो देखो सीधी सी बात बता रहे हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, उम्मीदवार आते हैं, उसमें से जो बेस्ट होते हैं, मुखिया सरपंच वाला ले लो उदाहरण के लिए, सबसे बेस्ट होगा। ऐसे समझ में नहीं, देखो हम एक एक पॉइंट को तोड़ना चाहते हैं, आपके ब्रेन में एक एक शब्द को डालना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आते पढ़ा फटफट फट करके बोल निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं था। देखो बच्चे, मुखिया वाला देखे हैं, वोट इलेक्शन जो होता है उनमें देखिएगा, मुखिया लोग जो दबदबा होगा, जेकरा पास पैसा होगा, साड़ी नोट दारू सब बांटना शुरू कर देता है नेता लोग, ठीक है। अब उसमें से वोट देने वाला जो होता है अहम भूमिका निभाता है, वोट देने वाला जो लोग होता है उसमें अहम भूमिका निभाता है, उसमें जनता लोग जो है अहम भूमिका निभाता है। ये जो है ये सबको कहेगा, सबको कहेगा, सबको कि वोट हम आप ही को देंगे, ठीक है, सबको कहेगा आप ही को वोट देंगे, लेकिन इसको जो बोला जाता है मतदान, ठीक है, मतदान। और ये जो है अपने हिसाब से, अपने मन से किसी को भी वोट दे सकता है, ठीक है, अपने मन से वोट दे सकता है। और ये जो देने की प्रक्रिया होती है गुप्त होती है, ये जो वोट देने की प्रक्रिया होती है गुप्त होती है, ये गुप्त होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहता है, अकेले रहता है। तो नेतवा लोग जब आता है, सारी दारून पैसा नोट बांटता है, उस सब जनता लोग आराम से नेता को ठग लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है जेकरा देने का मन होगा वो उसी को वोट देगा, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। तो हम लोग को जो बेहतर होगा हमारे लिए, जो जन कल्याणकारी काम करेगा उन्हीं को वोट देना बेहतर माना जाता है। और ये शिक्षित जो लोग होते हैं यही काम करते हैं, ना कि वो नोट पैसा पे बिकने का काम करते हैं। आगे बच्चा पार्टी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये कुछ दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, और इस दृश्य से आपको समझाना चाह रहे हैं कि नेता लोग जो है हमें किस प्रकार से परेशान करते हैं। एक बार वो प्रणाम करेगा ऐसे करके, और 5 साल आपसे प्रणाम करवाएगा नेता लोग। इसलिए जब नेता लोग वोट मांगने आता है तो जनता जिनके सर पे, जिनके शरीर पे किसी भी ज़्यादा कपड़ा नहीं है पूरी तरह से उनका, और जिसके पैर में कीचड़ लगा हुआ रहता है उनका पैर पड़ते हैं नेता लोग, ठीक है। हालांकि आप लोग तो उतना एज नहीं हुआ है जो बड़े बड़े इलेक्शन को देखे होंगे, आप गांव समाज से जो होंगे बच्चे उनको पता होगा क्या होता रात रात में, हाँ बाबू, ए बाबू हमरे वोट दियो इस साल। और ये पिक्चर से मैंने यहाँ पे दर्शाया, जैसे कि यहाँ पे ये नेता है, ये क्या है बाबू, ये नेता है, ये क्या है, नेता है। और नेता ये मजदूर आदमी है, ये जो है क्या है, ये मजदूर आदमी है। और मजदूर आदमी की ये पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है, समझे। और पत्नी इनका कभी इज्जत नहीं करता है। तो इस जैसे उन इधर से आया, वो पैर में गिरा, कहता है तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब उसको पहली बार कोई मजदूर का पैर पकड़ के गाना गा रहा है, तो उनकी पत्नी कहता है लगता है चुनाव आ गया है काजी, काहे कि रउआ कहते कोई गोर नहीं पकड़ता है, तो आज ही कौन आदमी है जो इतने सूट बूट में आके आपका गोर पकड़ रहा है। कहता हाँ आए हैं, नेता ही है, तो हाँ चुनाव आ गया, कहा कि आपका तो कोई पैर नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें करके, ये सब प्रक्रिया करके जनता को बेवकूफ बना के जो हमारे नेता हैं वो वोट तो ले लेते हैं, बाकी 5 साल सो जाते हैं। उसी दूसरे दृश्य में हमने यहाँ पे दिखाया कि अब वोट नहीं बटुआ चाहिए, अब वोट नहीं चाहिए बटुआ चाहिए, अब एकदम लूटने वाला काम चाहिए। नेता बनते ही सबका मकसद बदल जाता है। और विडंबना है हमारे देश की कि आज के डेट में लोग कुर्सी के लिए मरते हैं, अपने देश के लिए मरने वाला कोई नहीं है। कोई भी नेता नहीं है जिसका बेटा आर्मी में हो, जिसका बेटा सिपाही बना हो, कोई भी नेता नहीं है। आज यहाँ पे ये चल रहा है, वंशावाद चल रहा है हमारे देश में, बात सही,
बात सही है या गलत है जी? आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे कुर्सी के लिए मरा जाता है, किसी के कोई सही काम करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है, सब कुर्सी के लिए मरता है। और उनके जो वंशाबाद होते हैं, उनके बेटा पोता, फिर वही राज करने का काम करते हैं। लेकिन मरता किसका बेटा है देश के लिए? तो वो गरीब का बेटा, वो किसान का बेटा मरता है, ना कि नेता का बेटा मरता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जो हमारे देश के लिए सही कर सके वैसे शिक्षित व्यक्ति को हम लाएंगे। लेकिन किस पे भरोसा करें आज के डेट में? हर कोई अपना अपना हर किसी का जो है दो शकल होता है। हम पहले शकल में भूल जाते हैं और गलत आदमी को चुन लेते हैं। लाइफ में भी वही होता है, आपको हर एक इंसान की दो चेहरे मिलते हैं, एक दिखाने के लिए और एक करने के लिए। और हमेशा जब फर्स्ट टाइम आपसे कोई व्यक्ति मिलेगा तो वो दिखाने वाला ही चेहरा दिखाएगा। और जो फर्स्ट टाइम में मिलन में ही आपसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगे, समझ लेना वो इंसान आपको कभी ना कभी धोखा देगा। क्योंकि करवा नमक में कभी आज तक लगा है चींटी? नमक में आज तक पिल्लू नहीं लगा, और मीठा में 2 से 3 दिन में पिल्लू लग जाता है। इसलिए मीठी बातों पे कभी भरोसा मत करना। जो लोग तुम्हें कड़वा बोलते हैं, जो लोग तुम्हें खराब बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें वो कमी दिखा रहे हैं, और उस कमी को तुम हटाओ, निकालो। क्योंकि तुम्हारा कोई झूठा तारीफ कर सकता है तुम्हें बढ़ाने के लिए, वही आदमी बाद में जाके आपका चापलूसी करते हैं। तो ये जिंदगी का तथ्य है मेरे दोस्त। अभी बच्चा है आपको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो समाज के बारे में ही सामाजिक विज्ञान में जानना है। ठीक है, ये एक ऐसे विषय हैं जिसमें आपको जीवन से लेके मरण तक की कहानी होती है सामाजिक विज्ञान में। हालांकि बच्चे इस अध्याय को नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाज में कैसे जिया जाता है वो सामाजिक विज्ञान में है। ये नेता हमारे ऊपर किस प्रकार से सत्ता चलाती है वो सामाजिक विज्ञान में है। ठीक है, वो कहाँ है? सामाजिक विज्ञान में है। राजनीति आपको जानना है तो राजनीतिक शास्त्र पढ़ लो। क्या पढ़ना है? राजनीति शास्त्र पढ़ लो। इतिहास जानना है किसी चीजों के बारे में, इनका क्या इतिहास रहा है, तो इतिहास पढ़ लो। मेरे भाई, आपको संसाधन के बारे में जानना है तो आप आराम से संसाधन वाली बुक पढ़ लो। आप में सारा कुछ है, इसमें जीवन के हर वो कला है जो आपको आगे निभाना है, आगे की जीवन व्यतीत करना है, वो सारा कुछ है इसमें। इसलिए मेरे दोस्त, आप अच्छी तरह से पढ़े, एकदम एनर्जी के साथ पढ़े। जो क्लास चल रही है ना, कंटिन्यू मेरे भाई मेरे दोस्त क्लास को देखा करो। और क्लास जब तक नहीं देखोगे तब तक समझना मुश्किल है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप मेरे से पढ़ो। ठीक है, ये मैटर नहीं कि आप मेरे से पढ़ो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं। बच्चा जहां आपको समझ में आता है वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी भाषा समझ में आती है वही सर से पढ़ो, कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरे भाई पढ़ा करो, सामाजिक विज्ञान को पढ़ना जरूरी है मेरे दोस्त। इसलिए पढ़ो, हर चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हर चीज और रूबरू करवाना चाहता हूं जो आगे आपके साथ होने वाला है। इसलिए अभी से सतर्कता जरूरी है। इसलिए सतर्क रहें हमेशा लाइफ में, क्योंकि मीठी कटारी बहुत खतरनाक होती है मेरे दोस्त। तो चले, भावनाओं में जब हम खो जाते हैं तो हमारा लेक्चर कुछ ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये चीजें समझ गए नेता लोग, हम लोग को बीच में आता है, क्योंकि इसमें बोलने वाला ही सब्जेक्ट ही है। इसमें लोगों को नेता नेता लोग कैसे बनेगा? बोका ढोका नेता बनेगा नहीं। जिनको अंदर एक बोलने की कैपेसिटी होती है, जनता को लुभाने की कैपेसिटी होती है, वो नेटवर्किंग मार्केट समझते हैं। नेटवर्क मार्केट जो होता है उसमें बंदा को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है व्यक्ति को। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, वो आपको तुरंत, आप जमीन पे बैठे रहेंगे वो आपको आसमान पे बैठा देगा। हमारे साथ घटना घटी है, हमारे साथ ये घटना घट चुकी है, बट मैंने जुड़ा नहीं। मेरे अंदर मुझे पता था क्या होता नहीं होता। नेटवर्किंग मार्केट किसके लिए है, बेनिफिट है, अच्छा है, चलो किनके लिए वो अपना जाने। मुझे, हम गरीब आदमी भाई, हमको क्या लेना उससे। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, आपने समझा लोकतंत्र किसको कहते हैं। और लोकतंत्र में जो है हमने देखा यहाँ पे लोकतंत्र किसको कहते हैं, साथ में हम आपको बता दिए राजतंत्र,
राजतंत्र का इतिहास बता दिया आप लोग को, क्या होता नहीं होता है, और लोकतंत्र के बारे में हर चीज़ हमने सामना रखा आपको, हर चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बताओ बचवा, लोकतंत्र समझ में आया? वो जनता लोग को जो है ये नेता लोग कैसे बेवकूफ़ बनाता है, ये चीज़ समझ में आ गया? तो कहेंगे जी सर आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र का प्रकार। लोकतंत्र का जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है। अब कहोगे बच्चा कौन कौन से? एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बोले तो इंग्लिश में अगर बोलते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो लोकतंत्र का जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक दूसरा अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीधी सी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अप्रत्यक्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था जो अपने है भारत में है, ठीक है, अपना भारत में है भाई, और ये प्रत्यक्ष जो है कहाँ, स्विट्जरलैंड में। अब ये चीज़ें आपको कुछ बच्चे को नहीं भाया होगा, मेरे बच्चों ध्यान से समझना। इसमें ज़्यादातर देखो प्रत्यक्ष जो हो गया, प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट, यहाँ पे चुना नहीं जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। इसमें जो है किसके द्वारा, ये वर्चस्व जो होते हैं, बड़े बड़े आदमी का वर्चस्व होता है, बड़े बड़े आदमी का और ये डायरेक्ट भर्ती हो जाते भाई, डायरेक्ट वो अपना शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर देता है। इसमें जनता के लिए कोई जन कल्याणकारी काम नहीं होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष वाला में क्या होता है, जनता जो है प्रतिनिधि को चुनता है, और प्रतिनिधि से क्या बन जाता है, सरकार बन जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि किसको चुनती है, सरकार को चुनती है। अब ये थॉट्स अगर आप लोग को नहीं समझ में आया समझना, इसमें अप्रत्यक्ष रूप मतलब इनडायरेक्ट होता है, जनता प्रतिनिधि को चुनता है, प्रतिनिधि सरकार को चुनता है। देखो कैसे, अब देखो जनता जो है अपने भारत में बात करें, अपने भारत की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन भैया बहुत सारे सांसद, टोटल जो सांसद की जो कुल संख्या है वो 543 है, याद रखना। भारत में सांसद की जो संख्या है 543 है। अब ये 543 में बच्चा पार्टी 543 में, अब इसमें बहुत सारे पार्टी होंगे, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां होंगी, इसमें पार्टी होगा। अब इसमें से जो है सबसे अधिक सीट जो लाया, मान लिया जाए 400, एक 341 ले आया, कोई 251 ले आया, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो ज़्यादा लाता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा सांसद होता है, संसद, ठीक है, संसद, वो क्या होगा, उनका सांसद जिस पार्टी से ज़्यादा सांसद हुआ, वो पार्टी के जो है क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी। वो पार्टी क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपने बिहार की हम बात करते हैं, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में देखा जाए तो विधायक की जो संख्या है, बिहार में जो है विधायक की जो संख्या है, ये जो विधायक जो है कितना है, विधायक कितना है, 243 है। और 243 विधायक जो है, 243 विधायक में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को विधायक होगा, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे हम 2 पार्टी का नाम ले लेते हैं, आरजेडी जो अभी पॉपुलर है बिहार में, और जेडीयू, ठीक है, जेडीयू। अब ये दोनों पार्टी में से जिसको अधिक विधायक जीतेगा, जिसका अधिक विधायक होगा, उनका क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये चीज़ समझ में आया। और लेकिन यहाँ पे जो है सांसद विधायक नहीं होता है, सांसद विधायक यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सांसद और विधायक जो है नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट जो है कौन राज करता है, डायरेक्ट राजतंत्र चलता है यहाँ पे, ठीक है, राजतंत्र चलता है। ये हो गया लोकतंत्र, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में जो है चुन लिया जाता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे सब खड़ा हुआ जनता लोग, बड़े वरिष्ठ आदमी, उसको चुन लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से प्रत्यक्ष और लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हालांकि दोनों में जनता के ऊपर ही सत्ता चलता है। इसमें भी सत्ता चलता है, इसमें भी सत्ता चलता है, लेकिन अलग तरह से। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे जनता प्रतिनिधि को चुनेगा, प्रतिनिधि किसको चुनेगा, सरकार को चुनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है, यहाँ पे जो यहाँ की जो जनता है डायरेक्ट चुन लेता है, यहाँ पे जनता जो है डायरेक्ट सरकार को चुन लेता है, ठीक है, अगर साफ शब्द में कहा जाए तो। या तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वही सब इसको बनाते, ज़्यादातर तो यही कांड होता है यहाँ पे। आगे अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब हो गया भागीदारी, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का मतलब हो गया सत्ता में अपना, सत्ता से जुड़ना, बोल दो जुड़ना,
ठीक है, सत्ता से जुड़ना। ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह, मतलब सत्ता में जो है प्रत्येक समूह, ठीक है, प्रत्येक समूह समूह प्रत्येक समूह, सभी धर्म, समुदाय, समुदाय, धर्म सत्ता में भाग लेता हो, मतलब ये जो है सत्ता में अगर भाग लेना चाह रहा है, भाग लेना, भाग लेना, लेना ही क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र है, याद रखना ये पॉइंट। सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को हिस्सेदारी होती है, ठीक है, हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं है तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैंने हालांकि हर चीज़ को सही से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब सत्ता में देखो कोई एक ही जाति का लोग आ गया, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म, एक ही धर्म के लोग आ गया तो आपसी टकराव होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए सत्ता में गरीब अमीर, बड़ा धर्म छोटा धर्म, बड़ा धर्म छोटा धर्म नहीं होता, सबका धर्म बराबर है, अपने अपने लिए बड़ा ही है सबका, ठीक है। सभी धर्म के लोग रहेंगे तो सत्ता को मजबूत करके रखेंगे, है कि नहीं, मजबूत करके रखेंगे। अब एक ही किसी जाति को दे दिया जाए, एक ही किसी धर्म को दे दिया जाए तो दूसरे धर्म से क्या होगा, अनबन होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, कि वो कहे कि भैया सरकार हमरा है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वो वाला सीन हो जाएगा। इसलिए सत्ता में सभी को रहना जरूरी है और सभी के साझेदारी होनी चाहिए, मतलब हिस्सेदारी को ही साझेदारी बोला जाता, तब जाके होगा, है कि नहीं। अब एक ही को जात रहेगा तो कहेगा भगवान है हम गमछा फाड़ देंगे, ये चीज़ें होते रहती है। तो बच्चा पार्टी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह समुदाय की भागीदारी होती है, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल तंत्र है। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर लोग नहीं जुड़ना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा तो फिर क्या होगा, एक ही जो है, एक ही जाति धर्म के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, राज करेंगे, और राज करने के पश्चात क्या होगा, ये मारधार, मतलब हमेशा विवेदना बना ही रहेगा एक दूसरे के प्रति। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे समाज में भिन्नता जो है। देखो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्म को आज़ादी से रहने का मौका मिला है और रहते भी हैं। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम लोग क्या हैं, भाई भाई हैं। सामाजिक भिन्नता क्या होता है, सामाजिक भिन्नता यही हुआ कि समाज में विभिन्न जाति धर्म भाषा अथवा सांस्कृतिक को लोग जो रहते हैं उसी को बोला जाता है सामाजिक भिन्नता। क्या बोला जाता है, सामाजिक भिन्नता। क्या बोला जाता है, सामाजिक भिन्नता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे समाज में, हमारे भारत में, भारत जो है क्या है, धर्म निरपेक्ष देश है। क्या है, धर्म निरपेक्ष देश है। क्या है भारत, धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है, न किसी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है,
राज्य भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राज्य भाषा भाषा हिंदी हो गया आपका, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ, समाज में विभिन्न जाति धर्म अथवा भाषा अथवा सांस्कृतिक अलग अलग भाषा बोलने वाला भी लोग रहते हैं। भाषा जो है बोलने वाला, अलग अलग भाषा बोलने वाला, बंगाल जाओ तो बंगाली बोलेगा, हिमाचल जाओ तो हिमाचल वाला भाषा बोलेगा, अपना बिहार आओ तो बिहारी वाला भाषा बोलेगा, दिल्ली जाएगा तो कहेगा तेरे को मेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे। ये चीज़ें होती है। सामाजिक भिन्नता समझ में आया। समाज में विभिन्न जाति मतलब अलग अलग जाति धर्म अथवा सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक भिन्नता बोला जाता है। तो सामाजिक भिन्नता आपने समझा, और यहाँ पे समझा हिंदू जो पंडित जी हैं, हालांकि टिक खड़ा है, बाबा माफ कीजिएगा, ठीक है, पंडित जी है, हिंदू मुस्लिम मौलवी साहब सिख ईसाई, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ईसाई जो है ये प्लस वाला जो पहनते हैं, ये पता नहीं इसको क्या बोला जाता है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गया आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन। समाज में विभाजन मतलब अलग होना, एक दूसरे जाति धर्म के अनुसार अलग होना, क्योंकि लोग जो है आज के डेट में अपने अपने जाति का बढ़ावा दे रहा है। हम हई जाति हैं, हमरे जात के ब्रांड है, ये सब करता रहता। और ये जो है काम अशिक्षित आदमी ही करते हैं, और शिक्षित आदमी कभी अपनी जाति की बड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा दुनिया में दो ही जाति है, दुनिया में दो ही जाति है, एक नर और एक मादा, मतलब एक स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कोई जाति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को काम के हिसाब से, बनावटी के हिसाब से हम लोग, कोई बढ़ई बन गया, कोई यादव जी बन गया, कोई कुर्मी बन गया, कोई तेली बन गया, कोई माली बन गया, तो इस तरह से जो है जाति का बंटवारा कर दिया गया आपके काम पे, ठीक है। अब नाई बन गया, बाल काट रहा नाई बन रहा है, ठीक है। अब यादव जी दही दूध बेचेंगे तो यादव जी का काम है। बढ़ई वाला काम, लकड़ी वाला काम जो कर रहा है बढ़ई है। पान बेचने वाला काम कर रहा है चौरसिया जी हैं, है कि नहीं। चाय बेचने वाला काम मोदी जी हैं। ओके, कोई नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। समाज का क्षेत्र जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन होता है, कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। हिंदू मुस्लिम में आपस में बार बार ये लड़ाई देखने को मिलता है मेरे बच्चों। अभी ये वीडियो मुझे नहीं पता हिंदू देख रहे हैं या मुस्लिम देख रहे हैं या सिख देख रहे हैं या ईसाई देख रहे हैं, ठीक है। और एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, ठीक है। हम सबके लिए उतने ही अच्छे हैं जितने आपके लिए अच्छे हैं। हम शिक्षक का कोई धर्म ही नहीं है, कोई जात ही नहीं है, शिक्षक सबके लिए बराबर होते हैं। और जब हम कोई बात बता रहे हैं आपको, तो आप सलीके से सीखे उस चीज़ को कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो अभी ब्लड है ना, वो ब्लड में कुछ अलग लेवल का रक्त लॉ होता है, मतलब खून आप लोग का गर्म है। किसी चीज़ को समझने के पहले आप लोग इधर उधर कर देते हैं। हालांकि देखो 10th वाले बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 10th वाले बच्चे कुछ ओवर कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जो बोल दिया, जो उनके लिए प्रिय हो गए वो उनके लिए प्रिय हो गए, जो झगड़ा कर लिया जिनसे वो हमेशा के लिए उनके लिए खराब हो गए। तो बच्चों अभी आपकी ये उम्र है या आपकी लक्षण है, डजेंट मैटर, आप चीज़ों को बारीक तरीके से समझा करो। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। एक बात बताओ, गौर से देखना, अगर किसी भी, हम दो धर्म का नाम लेना सही नहीं होता लेकिन हम ले रहे हैं आज, डजेंट मैटर, आप चीज़ों को समझना, हिंदू और मुस्लिम को ले रहे हैं, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। हिंदू और मुस्लिम, मान लिया जाए मेरे ही घर पे, आपके घर के बगल में रहेंगे, मान लिया जाए मेरे घर के बगल में एक मुस्लिम का घर है और मेरा घर है, मेरा हिंदू का घर है और एक मुस्लिम का घर है, ठीक है। मेरा क्या बोले यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, चलो ये मुस्लिम का घर है और ये हिंदू का घर है, ठीक है। एम बोले तो मुस्लिम, एच बोले तो हिंदू। बारीक से समझना चीज़ों को। मान लिया जाए यहाँ पे आग लग जाए, आग लग जाएगा, ठीक है, आग लग जाएगा, तो क्या हम लोग का ये कर्तव्य नहीं बनेगा हिंदू भाई को किसके यहाँ आके आग को बुझाएंगे?
बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? सब लोग आके बुझाएंगे। अगर किसी भी बाय परिस्थिति में इनके घर में अगर आग लग जाता है, आग लग जाता है, तो हम ये मुस्लिम भाई क्यों नहीं जाएंगे बचाने? जाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो लड़ाई कौन करवा रहा है? अगर धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है, अगर धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है, तो धर्म के लिए वही लड़ता है जो धर्म को, धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, धर्म को नहीं जानता है, नहीं जानता है। ठीक है, धर्म के लिए लड़ रहा है तो धर्म को जानता ही नहीं है। भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र होने के साथ साथ, स्वतंत्र राष्ट्र होने के साथ साथ यहाँ पे संविधान में साफ साफ लिखा गया है, किसी भी धर्म को आप गलत नहीं बता सकते हैं, गलत नहीं बता सकते हैं, बुराई नहीं कर सकते हैं। और ये एक चीज और है, धर्म प्रचार आप कर सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, धर्म प्रचार कर सकते हैं। बोलो, इस दोनों में लड़ाने वाले कौन है? जो धर्म को नहीं जानता है, धर्म को नहीं जानता है, धर्म के लिए लड़ाई वही करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं रहता, वही धर्म को लेके लड़ते रहता है बार बार। और इस दोनों के बीच में ज्यादातर जो मजा लेता है नेता लेता है, नेता एक दूसरे को भड़काने का काम करते रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग अपने माइंड में, कहाँ पे? माइंड में ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आज के डेट में हमें देखने को मिलता है मेरे बच्चे। ओके, चलो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया सामाजिक भिन्नता। देखो यहाँ पे किस तरह से पत्थरबाजी कर रहा है, किस तरह से पत्थरबाजी कर रहा है, एक दूसरे का सर फाड़ेगा, ब्लड निकलेगा, शरीर कमजोर होगा। मेरे बच्चों कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। एक दूसरे से लड़ाई करने से अच्छा है कि बातों को हम लोग समझौता कर ले, बात मिल के बात कर सकते हैं। लड़ाई करने से किसी के जिंदगी में भला नहीं हुआ है, किसी के जिंदगी में भला नहीं हुआ। ठीक है, भले ब्लड 2-4 किलो गिर जाएगा लेकिन भला नहीं होगा। और आप हमेशा, अभी आप लोग उस उम्र से गुजर रहे हैं, ठीक है, हालांकि मैं भी उस उम्र से गुजरा हूं, तो मैंने तो जो कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे आप मत करना, ये लड़ाई झगड़ा वाला काम मत करना किसी से। दोस्ती यारी में चलो एक आध हो जाए तो चलो, मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे आप लोग लड़ाई मत करना किसी से, प्यार से समझाओ। प्यार से अगर समझाने की अगर आपके अंदर क्षमता आ जाए ना, तो दुनिया जीत सकते हैं। जिस दिन ये आपका क्रोध जो है ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो क्रोध होता है, और क्रोध पे जो विजय पा लिया ना बच्चा, वो सबसे बड़ा सिकंदर होता है। ठीक है, और कोई महान आदमी को देखना क्रोध नहीं आता है। महात्मा गांधी महान आदमी है कि नहीं? आप भी मानते हो महात्मा गांधी मार खा सकते थे, एक थप्पड़ यूहो पे मारता था, कहता था यूहो पे तू मार ले, लेकिन हम तुमसे लड़ेंगे नहीं लड़ते थे। और उतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर गए महात्मा गांधी, क्या बताएं। यहाँ नहीं, अपने भारत में ही नहीं, अफ्रीका में जाके वो आंदोलन कराए थे। वो वैसे व्यक्ति थे जो अफ्रीका में आंदोलन कराए थे। उनके पास सब दिन कपड़ा के लिए, कपड़ा जो था आधा बदन ही कपड़ा पहनते थे। उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था। अगर पैसा नहीं रहता तो उस समय वो वकालत की पढ़ाई लंदन से नहीं करता, विदेश से नहीं करता, अगर पैसा नहीं था उनके पास। लेकिन उनका एक ही था कि भाई हमारे भारत के लोगों के, जब तक नहीं लोगों के सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, अगर सभी लोगों का अगर पूरा तरह से कपड़ा नहीं पहनेगा, तब तक हम भी नहीं पहनेंगे। एक धोती, आधा धोती पहनते थे महात्मा गांधी जी, आधा धोती ओढ़ लेते थे। तो बच्चों, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन आपको समझ में आया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन मतलब समाज का जो अलगावाद भी बोल सकते हैं। विभाजन जो है भाषा के आधार पे होता है, कहीं कहीं क्षेत्र के आधार पे भी होता है, कहीं जाति के आधार पे होता है, तो कहीं धर्म के आधार पे होता है, कहीं लिंग के अनुपात पे लिंग पे होता है। मतलब लिंग का मतलब हो गया लड़का
लड़की में भिन्नता, सांस्कृतिक के आधार पे, नस्ल के आधार पे जो है ये समाज में देखा गया है विभाजन। ठीक है। भाषा, अब मान लिया जाए भाई बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है। अब यहाँ से हिंदी बोलने वाला जाता है, उनको ये सब क्या करते हैं, मारते पीटते हैं, अपना भाषा अलग करने के लिए करते रहते हैं, हमेशा चलते रहता है। खास करके ये चीज़ें बिहारियों के साथ ही होता है। हम बिहारी जहाँ भी जाते हैं, ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं जहाँ बिहारी नहीं है। और आज जो ये बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो बिहारी के वजह से, हम बिहारी बनाए हैं उन्हें। ठीक है। और बिहार गरीब नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए, बिहार हर चीज़ में अव्वल रहा है। सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति और नस्ल। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, अमेरिका में जो है नस्ल के आधार पे, मतलब रंग के आधार पे जो है, रंग के आधार पे क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। वहाँ पे लड़ाई हुआ था, क्या, काला गोरा का, काला गोरा, रंग के आधार पे वहाँ पे विभाजन हो गया था। काला लोग अलग रहो, काला अलग हो गया था और गोरा अलग हो गया था। और ये जो था दक्षिण अमेरिका में ये चीज़ें चला था। ठीक है, अमेरिका में। आगे देखो, इसमें हम छोटा कर दिए बेल्जियम में जो था, बेल्जियम में भाषा के आधार पे अलग विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। 60% जो लोग था वो डच बोलते थे, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वो 40% थे, और जर्मन बोलने वाले भी लोग थे। यहाँ पे 3 भाषा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो जिसकी संख्या, जो डच बोलने वाले लोग थे, इसका वर्चस्व जो है सबसे अधिक था। ये अपना अलग बना रहे थे, क्षेत्र अलग बना रहे थे, अलग सरकार बना रहे थे, ये चीज़ें ये कर रहा था। ठीक है। तो भाषा के आधार पे क्या हुआ था, यहाँ पे विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है बेल्जियम में। इसके बारे में हम और भी अध्याय में हमें डिटेल से देखना ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं बच्चा। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं नीदरलैंड जो जगह था, नीदरलैंड में धर्म के हिसाब से हो गया था विभाजन, बंटवारा हो गया था। मतलब ईसाई जो है वहाँ पे 2 भाग में बट गया था। एक कैथोलिक था, एक प्रोटेस्टेंट था, एक कैथोलिक था और एक प्रोटेस्टेंट था। दोनों में आपस में क्या हुआ? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। मतलब ईसाई धर्म जो थे, ईसाई धर्म ही 2 भाग में बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इसकी कहानी हम लोग आगे की अध्याय में देखेंगे। ठीक है, और भी किताब में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, आप लोग को उदाहरण के लिए समझा रहे थे। यहाँ पे डिटेल से जाना जरूरी नहीं है। नीदरलैंड में धर्म के वजह से विभाजन हुआ था, और वहाँ पे जो विभाजन हुआ था, ईसाई 2 भाग में बट गए थे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इसलिए वहाँ पे विभाजन हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग संविधान का अनुच्छेद 16 में। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संविधान को लेके। संविधान को लेके हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। संविधान निर्माता कौन था? तो आप लोग कहेंगे भीमराव अंबेडकर था। और समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। कब बना था ये? निर्माण समय जो हुआ था 26 जन 1950 ईस्वी को। ठीक है, और भारत आज़ाद कब हुआ था? भारत आज़ाद कब हुआ था? याद होगा आप लोग को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ओके, तो अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 में जो है
दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद 19 में दे रखा है, सभी नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता का मूल अधिकार सबको प्राप्त है, सब स्वतंत्र है, इस राज्य से उस राज्य जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, रह सकता है, कहीं पे भी भारत के कोना कोना में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय लेंगे। बच्चा पार्टी 1 मिनट का हम समय लेंगे आप लोग से। कॉफी मंगवाना है। चलो भाई, अनुच्छेद 19 में जो है, संविधान के अनुच्छेद 19 में दे रखा है भैया तुम स्वतंत्र हो, कहीं पे भी जाके रह सकते हो, भारत के किसी भी राज्य में तुम निवास कर सकते हो, किसी भी राज्य में अपना कारोबार मतलब व्यवसाय जो है कर सकते हो, ये अधिकार दे रखा है। सभी नागरिक को कानून जो है, सभी के नागरिक के लिए कानून क्या है, बराबर है। संविधान के अनुच्छेद 15 में दे रखा है, वंश, धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत हुआ था। छुआछूत वाला बात समझे? छोटका जात अगर बड़का जात के छू देता था तो पूरा नहाना सुहाना पड़ जाता था, दर्शन नहीं होना दिया जाता था। छोटका जात जो होता था, छोटा जात, उनको मंदिर में प्रवेश करने के लिए बड़े जात के जो लोग थे वो नहीं देते थे। ठीक है, ये चीजें, उस छुआछूत को जो है खत्म किया गया। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व। अब देखो बच्चा लोग, द्वंद्व का मतलब हो गया, द्वंद्व एक दबाव की तरह होता है, द्वंद्व जो है दबाव की तरह होता है। लोकतंत्र समानता पर आधारित है, शासन प्रणाली है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। नहीं होगा तो भाई देखो, लोकतंत्र में क्या होता है, एक तरफ तो हम लोग लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सत्ता में साझेदारी लेके, सत्ता में साझेदारी लेके, इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात की, इसी साझेदारी में क्या होता है, द्वंद्व जो है उत्पन्न हो जाता है। द्वंद्व जो उत्पन्न हो जाता है, इसका सेम उल्टा प्रतिक्रिया पड़ता है। ठीक है, विपरीत। ये एक तो चाह रहे हम लोग तंत्र को क्या करें, मजबूत करें, और दूसरा कोई चाह रहा है क्या, लोकतंत्र को तोड़े। तो लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में एक चीजें जो है क्या है कि यहाँ पे कोई भी हिस्सेदारी ले सकता है, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी समुदाय के लोग, ठीक है, समुदाय के लोग, किसी भी जाति के लोग, ठीक है, जाति के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, साझेदारी ले सकते हैं। साझेदारी बोले तो हिस्सेदारी, साझेदारी का मतलब हो गया हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी। इससे क्या होता है, इफेक्ट ही नहीं पड़ता भैया सबका। अब मान लिया जाए कोई चीज है, ये सर्कल बनाते हैं आपको, अब यहाँ पे हम सब एक तरफ से पकड़े हुए हैं, तो ये मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा मजबूत। अगर हम इसी सर्कल में इधर से तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन इधर से जोर नहीं लगाएंगे तो ये सर्कल क्या होगा, घिसक के यहाँ चला आएगा। क्या आएगा, ये घिसक के यहाँ आ जाएगा। यही चीजें होता है लोकतंत्र में, इस तरह से दे दिया गया भाई, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी समुदाय के हो, सब आओ, सबका हिस्सेदारी है लोकतंत्र में। ठीक है, तो द्वंद्व समझ में आया। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहीं पे देखते हैं रंग भेद या नस्ल भेद। तो भैया हो, रंग भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। इसी पे हमने एक शायरी लिखा है कि असली मोहब्बत सांवले रंग से ही होती है। ठीक है, गोरे तो कल भी बेवफा थे। अब बात नहीं समझे होंगे, अब समझिए।
ये जो अंग्रेजवा लोग था, ब्रिटेन के जो लोग आए थे भारत पे शासन करने के लिए, वो एकदम गोरखा गोरखा लोग था, ठीक है। वो आया, हम लोग के साथ बेवफाई करके चल गया, लूट लाट के चल गया। वही बात है। आज हम भारतीय जो होते हैं, जो भारतीय हैं, वो सांवले रंग का होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग गोर होगा तो कहेगा कि सर हम कि ब्रिटेन से आए हैं कि नहीं भैया। जो ब्रिटेन के लोग होते हैं उनकी स्किन की जो कलर होते हैं कुछ अलग ही होता है, एकदम दूधिया, मुंह है ना चियारेगा तो लगेगा हियर है, ठीक है। तो अलग लेवल के होते हैं। तो असली मोहब्बत तो सांवले रंग से ही होती है। गोरे तो आज़ादी से पहले भी क्या था, बेवफा था। बात समझ में, अपने ऊपर मत लेना। चलो भाई, तो नस्ल भेद या रंग भेद जो होता है ना बच्चा पार्टी, रंग भेद, रंग भेद या इसको बोल सकते हैं नस्ल भेद, ठीक है, नस्ल भेद। और ये जो दोनों होता है डेट मीन्स की चमड़ी के रंग पे, क्या, चमड़ी के रंग पे, ठीक है, चमड़ी के रंग, रंग को कहा जाता है, सीधी बात समझो। आगे हम लोग देखते हैं 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच में लोकतंत्र का सफर कैसा रहा है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे समझना, थोड़ा सा चीजों को हम क्लियर कर देते हैं। देखो पहले जो था 1950 से ले लेते हैं। सबसे पहला जो पीएम था, पहला पीएम आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। नेहरू। अब पहला प्रधानमंत्री ये थे, और दूसरा जो थे 1964 में आए थे, 1964 में आए थे लाल बहादुर शास्त्री। एक और रहे थे प्रधानमंत्री, वो बने थे 1 ही 2 महीने में ही वो खत्म हो गए थे उनकी कहानी, लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो है 1964 से कब तक रहे, 1966 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी कौन, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की कहानी हम आपको बताएंगे अगले अध्याय में। थोड़ा सा यहाँ आप समझ लो, ये इंदिरा गांधी जब बनी 1964-66 में, ये 1966 में बन जाती है, 1966 में ये बन जाती है। और 1975 ईस्वी में क्या होता है, बिहार छात्र आंदोलन हो जाता है। क्या हो जाता है, बिहार छात्र आंदोलन हो जाता है। और उसी में जो आपको मैंने बताया था संपूर्ण क्रांति, क्या बताया था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति कौन किया था भाई, तो जयप्रकाश नारायण किया था। कौन किया था, जयप्रकाश नारायण किया था। ओके, संपूर्ण क्रांति कौन किया था, जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी जो थे, इंदिरा गांधी जो थी फिरोज खान, ठीक है, फिरोज गांधी, सॉरी खान बोल दिए, गांधी। तो इंदिरा गांधी जो थी फिरोज खान से इनका लव वाला मैटर हुआ था, ठीक है। ध्यान से समझना बारीक तरीके से, इनका लव हो गया था। कैसे लव हुआ था, सिंपल सी बात समझो। कहता किसी को, कोनो लड़की को पटाने से पहले जो है ओकरा घर वाला कोनो बच्चा को पटाओ या उनकी मम्मी को पटा लो। समझ में आया, वही बात हुआ था। इनकी मम्मी जो थी इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला गांधी, कमले गांधी था ना जी, कहीं कंफ्यूजन तो हमसे नहीं हो गया। अच्छा चलो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो भैया हुआ क्या था, वो आंदोलन करने के लिए ही गई थी कॉलेज में। और उसी पश्चात क्या होता है, उनको एकदम धूप ऊप में जो है अथी हो गया और वो गई गिरने के बाद जो है ई आया, इलई का फिरोज खान आया, उसको लेके गया घर पे, उठा के ले गया घर पे। आंटी ठीक होना तो बता देना, हाल समाचार डेली पूछने के लिए आ जाते थे, ठीक है। इतने में इंदिरा गांधी से हो जाता है लव, और लव होने के पश्चात इंदिरा गांधी के प्यार के बुखार चढ़ जाता है। सीधी सी अपने भाषा में बता रहे, कोई गलत वे मत लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब ये इंदिरा गांधी कहती है ना हम ब्याह करेंगे तो ओकरे से करेंगे। अब भैया जवाहरलाल नेहरू को बड़ा टेंशन, कहते हैं ई क्या ना होगा, अभी तो आज़ादी होने वाला है, कि गड़बड़ हो जाएगा, मामले गड़बड़ आ जाएगा। लोग यहाँ पे ये वरिष्ठ आदमी थे, और सबसे बड़ी बात कि चाचा नेहरू जो थे बच्चों के लिए ज़्यादा बहुत प्यारा लोग थे, ये बच्चे इनको चाचा चाचा बोलते थे। और उस समय इसका कपड़ा स्विट्जरलैंड से धुआ करता था। आप समझ सकते कितना बड़ा रईस थे, ठीक है उस समय। अब देखो भैया ये टेंशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और टेंशन लेते लेते घूमते घूमते चौराहे पे उसने महात्मा गांधी को याद किया। बोला गांधी जी, ये इंदिरा गांधी नहीं मान रही है, हम कह रही है कि हम ओकरे से ब्याह करेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है हम आते हैं समझाएंगे। आए गांधी जी समझाना शुरू किया, बउआ ऐसा काम काहे कर रही हो, छोड़ो ना, ऐसे होता है प्यार मोहब्बत। फिर इंदिरा गांधी कहती नहीं गांधी जी
गड़बड़ बात नहीं, हम प्यार किए हैं इन्हीं से, विवाह हम इन्हीं से करेंगे। तब लड़का को बुलाया, फिरोज गांधी को, फिरोज खान को। हाँ बउआ, तोरा अगर शादी करे के हो तो तोरा हिंदू बनना पड़ेगा और हिंदू रीति रिवाज से ही शादी करना होगा और तुमको सरनेम चेंज करना होगा। तो प्यार के बुखार में तो वो भी थे। हाँ, कहते ने छोड़ दिया, बोला ठीक है, आप जैसे कहेंगे हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। तब जाके दोनों का मामला बैठा तो जाके दोनों का शादी हुआ। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, उनको भी मार ही दिया था लोग। ठीक है, इस तरह से ये कहानी होती है शुरू। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच लोकतंत्र का सफर कैसा रहा। ठीक है, हालांकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ पे क्या चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। उसके बाद ही लोकतंत्र चल रहा। लेकिन ये जो आम चुनाव हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें आम चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, आम चुनाव हुआ था। उसके बाद ही वोट बांट का कहानी तो बाद में शुरू हो गया था ना। ओके, आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पे भारत राजनीति का बगडोर 1967 में स्वर्ण मतलब बड़ा जाति के हाथ में था। स्वर्ण किसको बोला जाता है, बड़ा जाति को बोला जाता है, बड़ा जाति के हाथ में था। फिर धीरे धीरे से जो है 1980 के करीब, ठीक है, 1980 टू 90 कर देते हैं, ठीक है, 90 के करीब में मध्यम पिछड़ा जाति जो है, मध्यम पिछड़ा जाति ने कब्जा कर लिया। संघर्ष करते करते, नहीं भैया हमरा आने दो, ठीक है। दोनों जाति के बीच में इस तरह से बहुत विवाद हुआ। किसके बीच में, स्वर्ण जाति और मध्यम जाति, मिडिल क्लास, मिडिल मध्यम में जो आता है। जैसे कि अगर मैं देखो, हालांकि क्लास में बड़ा बड़ा जाति का भी नाम लेना कहेगा तो मास्टर ऐसे बोल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जाति है जो बड़ा बड़ा जाति है, सीधे बात समझ लो। ठीक है, 90 के दशक में राजनीतिक का झुकाव पिछड़े की जाति की ओर होने लगा, मतलब पिछड़ा जो पिछड़े जाति की ओर होने लगा। फिर उसके बाद आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीतिक का पलड़ा, मतलब 2005 ईस्वी के करीब जो है राजनीति का पलड़ा जो है किधर भारी होने लगा, दलित और महादलित की ओर, महादलित की ओर भारी होने लगा, पक्ष में दिखने लगा। तो मेरे बच्चे, अगर आप लोग को समझना, सीधी बात समझो कि 1967 में स्वर्ण जाति, मतलब स्वर्ण जाति बोले तो बड़ा जाति के हाथ में था। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता 1980 टू, मैंने बताया 90 जो है मध्यम जाति, मध्यम जाति। फिर जाके देखो पिछड़ा जाति का भी आ जाता है ना, मध्यम आ गया, पिछड़ा, वही दोनों तो एक ही हो गया भाई। 90 के दशक में राजनीति का झुकाव पिछड़े जाति में आ गए, मध्यम बोले चलो पिछड़ा जाति। 1990 के बाद जो होता है, क्या होता है, 1990 में धीरे धीरे झुकाव पिछड़े जाति पे होने लगता है, पिछड़े जाति पे। फिर क्या होता है 2005 में अति क्या बोलते हैं भाई, दलित और महादलित, ठीक है, सॉरी, दलित तथा महादलित, ये सब जो है धीरे धीरे करके, ये सब धीरे धीरे करके कहाँ, सत्ता में भाग लेने लगा। ठीक है, ये भाग लेने लगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि 1970 के दशक में आधुनिक दशक के बीच में जो है लोकतंत्र का सफर कैसा रहा। तो ये रहा लोकतंत्र का सफर 2005 का जो है, ये वाला आपका हो गया आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक युग। ठीक है, ये बोल सकते हैं। आ जाओ भाई, ये चीज समझ में आ गया। अब जाति किसको कहते हैं, जाति किसको कहेंगे, जो बाल काटे वो नाई, जो दूध बेचे वो यादव जी। ठीक है, इसी को ना कहते हैं जी। ऐसे आधारित, पेशे पर आधारित, ठीक है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि इस सृष्टि पे दो ही जाति है, एक नर और एक मादा। नर बोले तो लड़का और मादा बोले तो लड़की, दो जाति ही है। और ये सारा जाति जो है बनावटी है। ठीक है, ये सारी जाति क्या है, बनावटी है। ये हम लोग रख लिया, बाल काटने आता तुम नाई बन जाओ,
इस तरह से हुआ था। तो पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। और जातिवाद किसको कहते हैं? जातिवाद किसको कहते हैं? गाना और सुनते हैं ना आजकल, दबदबा था, हाँ, किंग ऑफ ई, किंग ऑफ हु, यही सब हो गया। ठीक है, मतलब अपने जाति को श्रेष्ठ बताना, अपने जाति को बलवान बताना, अपने जाति को दूसरे जाति के अपेक्षा अच्छा बताना, यही कहलाता है जातिवाद। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति के प्रति निष्ठा की भावना रखना जातिवाद कहलाता है। ठीक है, और जातिवादी की होता है, देखो शब्द एक अलग अलग है, जातिवाद, जातिवाद, जाति, जातिवाद, जातिवादी। जाति का समाज को, जाति के समाज के मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। जाति के वजह से राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। नहीं समझे होंगे ये बात। देखो, जाति का समाज, जो समाज है, समाज का मुख्य आधार, समाज का मुख्य आधार किसको? अपने जाति को मानने वाला। जातिवाद कहलाता है, जातिवादी कहलाता है। ओके, यहाँ पे भी होगा जातिवादी। आ जाओ भाई, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? आ जाओ आगे देखते हैं। हाँ, अब आएगा मजा। गठबंधन, गठबंधन जो होता है बहुदलीय व्यवस्था में होता है। ये एक चीज याद रखना पॉइंट को, बहुदलीय, बहुदलीय व्यवस्था में होता है गठबंधन। ठीक है, अब ये गठबंधन क्या होता है ये चीज से समझ लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब दो या दो से अधिक पार्टी, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मिलकर या चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना ही गठबंधन कहलाता है। मैंने बताया था बबुआ लोग कि यहाँ पे सांसद के बारे में बताए थे, विधायक के बारे में बताए थे। अगर सांसद की संख्या अधिक हो गया जिस पार्टी को, वो अपना सरकार बना देगा, वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। विधायक की अगर संख्या अगर जिस पार्टी को अधिक है, वो क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम कहानी सुनाते हैं, तो ये क्या होता है, सुने होंगे ना, गठबंधन की सरकार। इसमें की करता है, दूगो नेता लोग मिल जाता है ताकि हमरो पार्टी से ओकरो पार्टी से मंत्रालय अपना अपना बांट लेता है, मंत्रालय अपना अपना बांट लेता है। भैया हम ये मंत्रालय लेंगे, हम ये मंत्रालय लेंगे। ठीक है, दोनों मिल के। अब क्या हुआ था, भारत के अंतर, सॉरी भारत नहीं, बिहार के अंतर्गत ये जो देख रहे हैं लालू प्रसाद जी हैं और इधर नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बेस्ट ऑप्शन हमको यही मिले, ये आरजेडी से हैं लालू प्रसाद जी और ये जेडीयू से हैं कौन? नीतीश कुमार जी। अब भैया हुआ की था, ये 1 साल पहले की कहानी है। ठीक है, 1 साल इधर के 6-7 महीना पहले की कहानी है, सॉरी। ठीक है, 6-7 महीने पहले की कहानी है। इससे पहले जो बिहार में था, आरजेडी की सरकार थी। ठीक है, आरजेडी की सरकार थी। दोनों ने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया, गठबंधन कर लिया। और गठबंधन करने के बाद बोला, मित्र हमको ये मंत्रालय चाहा मिलेगा और तुम ये मंत्रालय को चलाना। बोला ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, चल ही रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों में एक दिन विवाद हुआ। ठीक है, विवाद हुआ और हमारे ये नीतीश चाचा जी जो हैं चले आते हैं इधर बीजेपी साइड में, कहते हैं भैया इनको कहता है जा रहे हैं। ठीक है, ये कहता है, लालू जी कहते हैं, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। ठीक है, तो ये निकल जाते हैं यहाँ से और आ जाते कहाँ? यहाँ पे। और मोदी जी कहते आइए आपका इंतजार था।
और दोनों मिल जाते हैं जेडीयू और बीजेपी, और फिर बना लेते हैं बिहार में किसका सरकार, बीजेपी की सरकार हो जाती है, मिल जाती है। तो ये जो है इसी चीज को गठबंधन कहते हैं, कभी इधर होना कभी इधर होना। नेता लोग का एक काम है, पार्टी बदलने का काम होते रहता है, नेता लोग का ही काम ही होता है, इधर मजा नहीं आया तो इधर सट जाओ, इधर नहीं मजा आया इधर सट जाओ। गठबंधन की सरकार में ये चीजें ज्यादा होती है, ठीक है बच्चा लोग। उदाहरण के लिए हमने समझाया, और ये केस इधर ही हुआ था, इसलिए इसको उदाहरण के लिए ही समझाए थे, ठीक है। बाकी अपने जगह सब नेता मस्त हैं, ठीक है। चलो भैया, तो गठबंधन आपने बहुदलीय शासन, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन हो सकती है, ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना मेरे बच्चे। तो गठबंधन किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर या चुनाव के बाद मिलकर सरकार बनाती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गठबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, गठबंधन कहते हैं। आगे आ जाओ बच्चा, हम लोग देखते हैं कि वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं, जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है, जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है। और ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ऊपर होता है ब्राह्मण, सबसे बड़ा जाति अगर माना जाता है तो ब्राह्मण को माना जाता है। उसके बाद क्षत्रिय हो जाता है, वैश्य हो जाता है, फिर शूद्र हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है वर्ण। किसको कहेंगे, वर्ण मतलब रंग नहीं समझना है, वर्ण मतलब हिंदी में रंग भी होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें याद रखना वर्ण किसको कहेंगे, जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं, मतलब इसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले स्तंभ पर किसको रखा गया है, ब्राह्मण को, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय को, तीसरे स्थान पे वैश्य को, और चौथे स्थान पे शूद्र को रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जो है ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करवाने के लिए दिया गया है, भैया तुम पूजा पाठ करवाओ, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम धनोहरि सोहा। ये काम करने के लिए कौन है, पंडित जी हैं हमारे, जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण होते हैं। और ये जो होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होते हैं इनको लड़ने उड़ने का काम होता है, कि कोई इधर उधर करे, ये लड़ झगड़ के इसका ये काम होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके शांत करना, सबको बराबर करना, ये काम होता है इनका। वैश्य का काम होता है व्यापार करना, ठीक है, वैश्य का काम होता है व्यापार करना, और शूद्र का काम होता है किसान करना, जिस तरह से इस पिक्चर में दर्शाया गया है मेरे बच्चे। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो अब ये जमाना गया, ये अब वक्त गया, अब पंडित जी भी जो है अलग काम करते हैं, क्षत्रिय भी अलग काम करते हैं, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं, क्योंकि जिस समय शिक्षा कम थी उस समय ये सब चीज़ें शोभा देती थी। आज के डेट में नहीं शोभाता, बालों काटने वाला काम दोसर जाति कर रहा है, ठीक है। आजकल हमारी महिलाएं भी कम नहीं है, आजकल देखो भैया महिला भी बाल काटती है। और एक बात बताएं, महिला कुछ ज़्यादा फी लेती है। अब देखो भैया, ये हमारे बाल काटने में 40 से 45 रुपया खर्चा, अगर यही बाल हम तो नहीं गए हैं वैसे, अगर मेरे मित्र गए थे बता रहे थे कि भैया हम गए थे महिला से बाल कटवाने, काटा ऊपर से छप 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 हल्का काटा, 5 मिनट में 200 रुपया ले लिया। हम बोले वाह अच्छा काटा था, बोला देखो ना कैसा काट दिया, सेम उसी प्रकार से। हम बोले बाबू साहब तुम जितना 200 में कटवाए हो उतना तो हम 5 बार कटवाएंगे, है कि नहीं जी, 40 रुपये से। ये चीज़ें होता है, कोई नहीं। अत्यंज किसको कहते हैं समझना, अत्यंज किसको कहते हैं ये समझ लेना। वर्ण के निचले पद कर्म पे, मैंने ऊपर बताया आपको कि ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वैश्य है, शूद्र है, ये चीज मैंने आप लोग को समझाया, ठीक है। तो वर्ण के निचले पद कर्म पे उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाता है। वर्ण के निचले कर्म पे, ये मतलब क्या हो गया, शूद्र, ठीक है। जिसे छुआ नहीं जाता है उसे अत्यंज कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अत्यंज। जिसे हम छुआछूत का जो चल रहा था ये शूद्र के साथ ही चल रहा था। ओके, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं, जातिवाद व्यवस्था। एक वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं बच्चा पार्टी, अभी जस्ट मैंने बताया था, वर्ण किसको कहते हैं, जातियों के समूह को, जातियों
जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया, वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के होते। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जैसे कि ऊपरी का पदकर्म पे कौन? ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद अंतिम पदकर्म पे कौन है? शूद्र है। ठीक है, तो एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई है। जो समुदाय के अतिवाद व्यवस्था है उसे ही जातिवाद व्यवस्था कहते हैं। अब वर्ण व्यवस्था क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें लोग सामाजिक पायदान में ऊपरी या नीचे रहेगा। इसके लिए जैसे कि सबसे ऊपरी स्थान दिया गया है पदकर्म पे किसको? ब्राह्मण को सबसे बड़ा जाति माना जाता है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को पूजनीय कहा जाता है। ठीक है, हालांकि किसी भी ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में कहीं ना कहीं लिखा होता है। हमने पढ़ा नहीं है वैसे शास्त्र में, हमने बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, लेकिन अब वैसा कोई जमाना नहीं रहा, सब एक समान है। हमें अपनों से बड़ों का हमेशा इज्जत करना है और छोटों को हमेशा प्यार से समझाना है। अब ढिस्को करने से क्या फायदा है? वो सबसे फायदा है नहीं ना। आ जाओ भाई, तो जातिवाद व्यवस्था क्या कहते हैं? एक वर्ण में कई समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, समुदाय की व्यवस्था होते हैं, जो कि समुदाय के अतिवाद व्यवस्था है, इसे ही जातिवाद व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इसी को बोला जाता है अनुसार, जिसमें लोग सामाजिक पायदान में ऊपर या नीचे रहेगा, उसी को बोला जाता है वर्ण व्यवस्था। ओके, आ जाओ आगे हम लोग समझते हैं सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म। ठीक है, सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म। अब सांप्रदायिकता जो होता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है। सांप्रदायिक जो व्यक्ति होते हैं, सांप्रदायिक जो व्यक्ति होते हैं, ये अपने धर्म को, इसका मतलब ही होता है धर्म। ठीक है, धर्म होता है। ठीक है, और ये जो है अपने धर्म को ऊंचा मानता है, अपने धर्म को अच्छा तथा श्रेष्ठ। ठीक है, अपने धर्म को अच्छा तथा श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे के धर्म को गलत बताना, इसी को ही सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिक का मतलब हो गया धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता जो है किसको कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे के धर्म को गलत मानना, उसे ही सांप्रदायिक हम बोलते हैं। या अपने दूसरे शब्द में कह सकते हैं अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे के धर्म को गलत बताना, वैसे व्यक्ति को हम सांप्रदायिकता व्यक्ति बोल सकते हैं। और सांप्रदायिक किसको बोलेंगे? धर्म के समुदाय, पूरे धर्म के समुदाय का अपने धर्म को क्या मानना? मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। किसको कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। यहाँ पे देखो पंडित जी हैं और मौलवी जी हैं। यहाँ पे पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पंडित जी हैं, एक साइड में मौलवी जी हैं, दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या ना दावत पे हम आपको भोज खिलाएंगे। कह रहे ठीक है भाई। अब देखो भैया, यहाँ पे मैंने आप लोग को 50 बार बताया, ना हिंदू बुरे हैं ना मुसलमान बुरे हैं,
इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। ठीक है, याद रखना, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। इस दोनों को लड़ाने का काम जो करते हैं बीच के लोग करते हैं, और हम लोग जो कुछ कुछ नहीं होता भाई। अब लोग उसको किसी को टॉर्चर भी करना सही नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने स्तर से रहता है। लड़ाई झगड़ा तो अपना भाइयों बहन में होता है, अब इसका कोई वो तात्पर्य नहीं होता है। अब की लड़ाई होगा, हम मान लेते हैं, हम तो बोल ही दिए लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई एक लिमिट में होता है। हम भाई बहन से लड़ लेते हैं, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? अब इसका क्या मतलब है बार लड़ाई झगड़ा किए घरे से भाग जाइएगा? नहीं भागते हैं। उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होते रहता है, अपनी आपसी बात है, चलता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन नहीं चलनी चाहिए, ज़्यादा भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक राजनीति। देखो सांप्रदायिक मैंने बता दिया, अपने सांप्रदायिकता किसको कहेंगे? अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, अपने धर्म को अच्छा मानना, दूसरे के धर्म को गलत बताना, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक जो पूरे सांप्रदायिक समुदाय के सभी के मुख्य आधार को क्या मानते हैं? धर्म को मानते हैं। संप्रदाय को, अपने संप्रदाय को मानते हैं, उसे सांप्रदायिक बोलते हैं। अब सांप्रदायिक राजनीति किसको कहेंगे? जो धर्म के आधार पर राजनीति हो उसे क्या कहेंगे? सांप्रदायिक राजनीति कहेंगे। सांप्रदायिक का मतलब ही होता है धर्म, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, एक ये जो है, ये क्या है? ये वोट मांगने आए मुस्लिम भाई से, और वोट मांगने आए तो कहेंगे अल्लाह खुदा परवरदिगार आलम बेतस पे रहम करना आ मेरे मौला। इस तरह से कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ों को टोपी पहन के दर्शाएगा, हम भी मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम का हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस तरह से करके वोट लेना, धर्म के हिसाब से वोट लेना, या मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके वहाँ पे उस तरह से। आज के डेट में देखो इतना राजनीति गंदा हो गया ना कि जितना आपका क्या बोले, जितना आपका नाला गंदा नहीं है उतना गंदा हो गया है। ठीक है, आ जाओ। सांप्रदायिक राजनीति किसको कहेंगे? धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है मेरे बच्चे। आगे हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। अब यहाँ पे समझने के कि धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, ना राष्ट्रीय धर्म है। जैसे कि श्रीलंका की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म को मानते हैं श्रीलंका के लोग, और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान में इस्लाम को मानते हैं, और इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करें ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है उसके विपरीत भारत के संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, हमारे संविधान किसी भी धर्म को दर्जा नहीं दिया है, इसलिए तो कहते हैं भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हम क्या है? भाई भाई। संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है। मतलब ये मेरे दोस्त कि अगर हिंदू का मन है मुस्लिम बनने का तो अपने हिसाब से बन सकता है, अगर मुस्लिम भाई है अगर उसको हिंदू बनना है तो वो बन सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास से किसी भी धर्म में अंगीकार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इस आधार पर किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है उसको, और प्रत्येक धर्म वालियों को अपने धर्म का पालन करना, प्रचार करना, शांतिपूर्ण से प्रचार करने का अधिकार है। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं का स्थापित कर सकता है, संचालित कर सकता है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित होगा। ठीक है, असंवैधानिक होगा। ठीक है, यहाँ की बात समझ में आ गया आप लोग को। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अल्पसंख्यक। आप लोग बच्चा में पढ़े थे ना, एगो अपना ऐसे ऐसे हाथ उल्टाते थे, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, चार वो दोस्त मिल जाते थे, जिसकी संख्या ज़्यादा हो ये वाला आ जाता था, जेकर संख्या ज़्यादा हाँ हम पुंग गए। ठीक है, अलग आ गया। फिर जिसकी संख्या कम हो तो वही हो। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया, अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जिसकी संख्या कम हो। क्या हो गया? जिसकी संख्या कम हो। ठीक है, जिस धर्म या जाति की संख्या
कम होता है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक जिस धर्म या जाति का संख्या कौन लिखा है भैया, कम नहीं, यहाँ पे अधिक होगा बच्चा, याद रखना, क्या याद रखना, यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। जिस धर्म या जाति की संख्या अधिक हो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, भारत में 80% जो है हिंदू है और 15% जो है मुस्लिम भाई है। कभी कभी ये डेटा गलत हो जाता है, क्यों, कुछ बच्चे कहेंगे, तो बच्चा बताते हैं ये आपके बुक के हिसाब से है, ठीक है, और नेट पे तो अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए ये आपके बुक के हिसाब से दिया गया है डेटा, और हो सकता है नया अपडेट में बदलाव मिल सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो बुक्स के हिसाब से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और 5% जो है अन्य धर्म मौजूद हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता, तो सीधी सी बात समझो, धर्मनिरपेक्षता मैंने बताया ना, भारत जो है किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है, किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं माना है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय धर्म नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं माना, हाँ राज्य भाषा माना गया हिंदी को, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लैंगिक विविधता क्या होता है बच्चों, लड़का लड़की में भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। मेरे बच्चे समझ में आया, ओके, आ रहा ना जी समझ में। हाँ, पेट में दर्द कर रहा है चलो कोई नहीं क्या होता है कि बोलते 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 ज्यादा बोलोगे तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है पेट में लोग को, समझा, लेकिन तोरा लिए तो जान हाजिर है। चलो भाई, लैंगिक विविधता समझ गए, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, लड़का तथा लड़की में भेदभाव, ठीक है। आ जाओ भाई आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नारीवादी भैया नारीवादी तो बनना पड़ेगा, काहे की अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाले व्यक्ति को नारीवादी व्यक्ति कहते हैं। नारी के साथ भैया आज से नहीं, शुरुआती दौर से भेदभाव हो रहा है। आज हम नारी को इतना छूट दे दिए हैं कि भैया हमको कुर्सी नहीं देता है बैठने के लिए, हम बस से जाते हैं कभी कताल तो देखते हैं हर जगह महिला लिखा रहता, लेकिन कहीं पर पुरुष नहीं लिखा हुआ मिला आज तक। धन्य है हमारे देश की नारी जो आज उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक समय था, मेरे बच्चे गौर से समझना, एक समय था नारी जो रहती थी, कहाँ रहती थी, घर में ही रहती थी और चार दीवारी में ही उसका जीवन व्यतीत हुआ करता था। नारी जो थी वो सिर्फ अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही जाया करती थी, ना कि शहर में आके पढ़ा करती थी। उस समय ही नारी के साथ इतना भेदभाव हुआ करता था। लेकिन भैया हो आज के डेट में तो नारी को दे दिया है, भाई चलो तुम मेरे साथ पढ़ो लिखो जहां जाना है जाओ। लेकिन इसी का गलत आज के डेट में जो बच्चे होते हैं गलत फायदा उठाते इस चीज का, ये चीज देखने को मिलेगा। हालांकि हम पूरी बात नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप अपने गार्जियन को नहीं ठग रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो। जिस दिन पता चलेगा उस दिन जरूर याद आएगा कि आपके पिताजी ने आपको भेजा था पटना पढ़ने के लिए, आपके पिताजी ने भेजा था शहर में पढ़ने के लिए, लेकिन आपने दूसरे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, इसलिए आपकी लाइफ में आज ये हाल हो रही है। अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, आपने तो 2 कदम आया है, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, जिंदगी संवर जाएगी मेरे दोस्त। क्योंकि माँ बाप को कभी नहीं ठगा जा सकता है, जो आपको जन्म दिया उनको आप कभी नहीं ठग सकते, अपने आप को ही ठगेंगे जब भी ठगेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो नारी के साथ शुरुआती दौर से जो भेदभाव हो रही थी, क्या इस प्रकार से नारी को शिक्षा से दूर रखा जाता था, नारी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, नारी को नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, नारी को सत्ता में अधिकार नहीं दिया जाता था, नारी को उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था, पुरुष से बहुत कम अधिकार नारी को दिया जाता था। मेरे बच्चे ये चीजें समझ में आ गई आपको, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन आज जो है हमारी नारी जो है एक आप पे एक है और हर काम करने के लिए उतारू रहती है हमेशा, ठीक है, उतारू मतलब आगे रहती है, ठीक है। शिक्षा से दूर रखा गया जाता था, इसको शिक्षा से
दूर रखा जाता था। भैया कलर चेंज होता है यहाँ से, हाँ चलो सीख गए, चलो कोई नहीं। अब देखो दूसरी बात, अरे भैया हट जा यार। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर समझते हैं भाई, अरे यार जा 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 हट, अरे यार चलो चलो कोई नहीं। नारी को जो है बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, नारी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, ठीक है, नहीं दिया जाता था, बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, ठीक है, नहीं दिया जाता था, बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, नौकरी पाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, ठीक है, और सत्ता में अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है, उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था बच्चा, बहुत ही कम अधिकार दिया जाता था, ठीक है, बहुत ही, पुरुष से बहुत ही कम अधिकार दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में नारी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, हाँ देना चाहिए, और हमेशा एक नारी का सम्मान होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक में हम बोले कि सब जगह महिला लिखा रहता, कोई नहीं, महिला के अंदर महिला जो होती है थोड़ा सा हम लोग से नाजुक होती है, ठीक है, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती है, इसलिए उनको ऐसा होता है, कोई नहीं चलो। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें भी खराब लग जाता है, कहेंगे कौन चीज़ है जी। अब देखो भैया पढ़ती तो दोनों है ये लोग, ठीक है, अब कोई लोग गुस्सा मत जाना मेरे भाई, पढ़ाई लिखाई तो दोनों सेम जगह करता है, एक ही शहर से पढ़ाई करता है, लेकिन लड़का के रिजल्ट लड़की के रिजल्ट 40 में, लड़का के 80 में, ये बहुत बड़ा जुर्म। और बिहार में एक बार जुर्म का शिकार हम भी हुए हैं, ठीक है। चलो मेरे दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चीज़ तो समझ में ही आ गया। अब बच्चा पार्टी आपको आपके सामने दो पिक्चर हमने रखा है, आप ये जो है, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक लड़की के लिए है, एक महिला के लिए। मेरे बच्चे आप बताओ, आपको दो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे एक IAS ऑफिसर है, शायद IAS ऑफिसर है ना, हाँ चलो भाई, चलो वर्दी में है ना, और इधर एक दुल्हन के गेटअप में, आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके बता देना। मेरे बच्चे आप इस गेटअप को आज पसंद कर रहे हो, तो ये गेटअप तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर लड़की लोग आजकल के डेट में कम उम्र में शादी का ख्वाब देखने लगता है, और ये गेटअप के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, ये गेटअप के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और ये जो देख रहे हैं लाल रंग की, ये लाल रंग की जो चुनरी ओढ़ी हुई है और महिला, लेकिन इसमें गर्मी नहीं है, इसमें गर्मी नहीं है, इसमें दिखावा है। दिखावा और गर्मी किसमें है? इसमें है, वर्दी में है, पूरी तरह से वर्दी में गर्मी है। अगर एक बार पहन लोगे ना मेरी बहन, मेरे बच्चे, अगर एक बार पहन लोगे ना तो ऐसे करके खड़ा हो जाओगे ना, 50 गो आदमी जरूर देखेगा, और थोड़ा पीछे आगे 10 गो आदमी चलेगा। इसलिए ये गेटअप पसंद होना चाहिए इंसान को, ना कि ये तो बाद की बात है, जब मर्जी तब पहनिए गेटअप, ठीक है, लेकिन इसमें दम है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, और जो पिता हैं, पिता को भी जो है कंपेयर नहीं करनी चाहिए। लड़का को क्या करता है, प्राइवेट स्कूल में देता है, लड़की को सरकारी स्कूल में भेज देता है। इस तरह के भेदभाव आज के डेट में हमारे समाज में होते हुए आ रहा है, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, ये गलत बात है कहीं ना कहीं। ओके मेरे बच्चे, मेरी बहन, आप लोग, मेरी छोटी छोटी बहन भी है ना, कोई दिक्कत, अरे स्टूडेंट हो, अब विद्यार्थी बोलो, चेला बोलो, चपाटी बोलो, एक अलग मैटर होता है। हम देखो, हम आप मेरे भाई बहन के तरह हो, ठीक है, लड़का है तो भाई है, छोटे भाई है, नन्हा मुन्ना, और बहन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, हम बोलते हैं सब तरह से आप में हो। मैं तो बोलता हूँ जान तू, क्या नाम गाना है, भूल गए मेरे दोस्त, चलो कोई नहीं, हटाओ इसको, अब गाना के चक्कर में। परिवारवाद क्या है बच्चा, कुछ कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन के हिसाब से हम करवा देते हैं, टेंशन नहीं लेना। परिवारवाद क्या है? आज के डेट में देखा जाता है कि भैया कि मान लिया जाए, जैसे कि एक और चीज़ समझ लो, यहीं पे उदाहरण के छोटा सा उदाहरण, रामविलास पासवान जी थे, वो गुजर गए, तो फिर चिराग पासवान आ गए, तो डेट मीन्स क्या हुआ, एक कुर्सी खाली हुआ, दूसरे कुर्सी आ गया। फिर इसके बाद अगर ये काम के लायक नहीं रहे, मतलब ये ज़्यादा समर्थ नहीं रह पाएंगे, चिराग पासवान के बेटे आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे परिवार चलते आ रहा है, ये क्या चलते आ रहा है, परिवार चलते आ रहा है। एक नॉर्मल सा उदाहरण लिए, अब इस पर कोई
बात नहीं करना है। अधिकांश राजनीतिक दल जो होते हैं, अधिकांश राजनीतिक दल जो होते हैं क्या होते हैं, उनके नेता अपने ही परिवार में अपने सगे संबंधियों को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। यह राजनीति में परिवारवाद है, यह राजनीति में क्या है, परिवारवाद है। हाल के दशक में यह परंपरा बनी है कि किसी भी प्रतिनिधि के निधन मतलब मृत्यु हो गया, इस्तीफा के कारण या इस्तीफा दे दिया, उसके कारण कोई सीट खाली होती है तो उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाता है, उसी के परिजन को जो है चुनाव का टिकट दे दिया जाता है। इसी को कहा जाता है परिवार। मेरे बच्चे आगे देखते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर जो है जिंदगी भर के लिए खटाते रहता कम निश्चित आय देके, ठीक है, मतलब पैसा देके। बंधुआ मजदूर की प्रथा अत्यंत प्राचीन से है, मतलब बहुत पहले से है, बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले है। बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक बिना मजदूरी के अथवा नाम मात्र मजदूरी के मतलब पेट भात पे के साथ काम करने के लिए बाध्य रहता है। अर्थात जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति या संस्था को उसी के शर्त पर बेचने के लिए बाध्य होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। ओके, अब देखो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। देखो बाबू साहब हम कुछ कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, करवा देते हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। फिर करेश कोर्स में तो हम लोग फाड़ेंगे ही, ठीक, करेश कोर्स में फिर हम लोग फाड़ेंगे ना। आ जाओ। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, सत्ता में भागीदारी लेना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। देखो सत्ता में साझेदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक है और महत्वपूर्ण आधार माना गया है। भैया सबको जरूरी है जुड़ना उसमें। एक समय था जब किसी राज्य में राज्य सत्ता कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में रहती थी, लेकिन आज के युग में विकेंद्रीकरण का युग है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की क्या होगी, भागीदारी सुनिश्चित हो। सत्ता की साझेदारी जितनी अधिक होगी शासन अस्तित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। नागरिक के द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। और सत्ता की साझेदारी का परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी भी राज्य के नागरिक के द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में साझेदारी, मतदान में भाग लेना, किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कहा जा सकता है। ये चीजें मैंने बता दिया, ऐसे तो हम पहले भी बता रखे थे आप लोग को। अब सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म, ठीक है। भारत विभिन्न धर्मवर्तियों का देश है, बहुत सारे धर्मों का देश है। यहाँ पे संविधान द्वारा यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, परिवर्तन करवा सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म के अनुसार पूजा की पद्धति कर सकते हैं, अपनाने की और अपनी धार्मिक संस्था का रख रखाव का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार की इजाजत दी गई है। राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप या पक्षपात से अलग रखा गया है। राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। सही अर्थों में अपने धर्म को अन्य धर्म से में श्रेष्ठ मानने की धारणा सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धार्मिक हित पर राष्ट्र हित के बलिदान करना, दूसरे धर्म से घृणा करना, धर्मों के बीच में द्वेष पैदा करना, समाज में विष फैलाना आदि सांप्रदायिकता कहलाता है। यह मनुष्य से एक समुदाय को दूसरे समुदाय से घृणा करना सिखलाता है तथा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया। इतना सटीक लाइन लिख दिए थे कि सिर्फ पढ़े दें, इसमें समझाएंगे नहीं, सिर्फ पढ़ दिए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत जी नहीं ना, आगे आ जाओ।
धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करना एवं उनका प्रचार करने की आज़ादी देता है। और ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत जो है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चा पार्टी भी आई है। भारत में देखो, भारत में हर जगह महिला आ गई, सत्ता में भी महिला को अभी भी साझेदारी जो है पूर्णतः नहीं है, पूरा तरह से नहीं दिया गया है मेरे बच्चे। पूरा देना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में अगर महिला नहीं रहेगी तो हर जगह पुरुष का थोड़े ना काम होता है जी, महिला का भी काम होता है। इसलिए महिला जरूरी है। प्रशासन हो गया, सत्ता में हो गया, हर जगह महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है, पुरुष तो समझ नहीं सकता है कि नहीं जी। आ जाओ। तो भारत में महिला आंदोलन का मुख्य मांगों में सत्ता भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही। औरत ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, कि जब तक औरत का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा भी नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कि राजनीतिक में इस बात की बहस शुरू हो गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत में लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई। ठीक है, फिर भी यह 11% था, 11% के नीचे था। पिछले लोकसभा चुनाव में 40% महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक थी, परंतु इस बार 15वीं लोकसभा, याद रखना 15वीं लोकसभा में मतदाताओं की अपराधियों का नकरा दिया और 90% महिलाओं संसद स्नातक थी और महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ है। अतः भारत के विधायकों में महिलाओं की जो है प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। 15वीं लोकसभा में जो है 10% महिला थी और 16वीं लोकसभा में 15वीं में, ठीक है, 15वीं में 10% और 16वीं में 10.2%। ठीक है, यही था। आ जाओ। इन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 2 प्रकार का है। हमारे देश के किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है, ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत में जो है, भारत का संविधान जो है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है और हमारा संविधान के अनुसार, हमारे अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ओके। चलो भाई, पानी पी रहे थे। आ जाओ आगे हम, अच्छा आगे खत्म। चलो भैया, आगे खत्म हो गया आप लोग का। आप लोग को जो है सारा कुछ हम बता ही दिए हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें थी वो हमने सारा का सारा कुछ बता दिया। और चलो भैया, चलो यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नहीं दिया है कि क्वेश्चन वाला, हाँ होमवर्क। सत्ता में साझेदारी को अपने शब्द
में बताएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा आपके लिए है धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म धर्म निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता को लिखे, जस्ट अभी मैंने बताया था। ठीक, और नारीवाद सांप्रदायिकता सांप्रदायिक राजनीति सांप्रदायिक राजनीति बताना है इसमें। देखो, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम आपको लिखा रहे हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आप लोग क्या कीजिए, ऐसे नहीं मजा आएगा। सब प्रश्न का आप लोग आंसर दिया कीजिए। ओके, आ जाओ भाई। यही था आपका ये पूरा का पूरा अध्याय जो था, खत्म हो गया आप लोग का। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं केकरो कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बंधुआ मजदूर वगैरह सब बता ही दिए। आ जाओ भाई, ये अध्याय आप लोग का जो है हो जाता है खत्म। ठीक है, पूरा का पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट करवा दिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और हाँ, आप लोग टेंशन नहीं लिया कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं कि सारा अध्याय खत्म होगा, कल से बस खत्म होगा। हम बोले हैं ना, खत्म करेंगे तो करेंगे, ठीक है। आप लोग का डिमांड भी आ रहा था, इसलिए डिमांड को मैंने पूरा किया। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेके। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी एकदम बेहतर कीजिए और आप जबरदस्त तैयारी करके जबरदस्त नंबर लाइए और हमें मिठाई खिलाइए। ओके, तो इसलिए बच्चा पार्टी ध्यान से पढ़ना है, डेली पढ़ना, और प्रत्येक दिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और प्रत्येक दिन कीजिए, मेहनत से कीजिए, मेहनत रंग लाएगी मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। और जाओ अब खाना पीना खा लो, ठीक है, नहीं तो भूख से इधर उधर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप जाओ, आप लोग खाना खाओ और मौज करो। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।